मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो अभी हम आप सभी के लिए रोज़ मॉडर्न हिस्ट्री से माइंड मैप के माध्यम से बहुत सारे टॉपिक पढ़ा चुके हैं। अभी तक मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ा चुका हूं। आज जो हमारा टॉपिक होगा ब्रिटिश कालीन भू राज व्यवस्था जो अंग्रेज़ के समय में हमारे देश में क्या क्या भू राज व्यवस्था थी, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं डे बाई डे का पीडीएफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है द ब्रिटिश कालीन भूभाग राज्य प्रणाली, इसमें हम मैप के माध्यम से समझेंगे। और वन शॉट वीडियो या फिर मैन मैप वीडियो का मतलब ही होता है कि हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि एग्ज़ाम के पैटर्न में क्वेश्चन आ कहाँ से रहे, और ये सभी के लिए ज़रूरत है। सभी लोग देखिए, जो भी कॉम्पिटिटिव के प्रिपरेशन करते हैं उन सभी लोगों को देखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर हम इस माइंड मैप में देखें तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि भू राजस्व प्रणाली जो होता है वो क्या होता है। तो इसका हम डिफिनीशन की बात करें तो भू राजस्व प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत अंग्रेज जो है किसान या ज़मींदार से उनकी भूमि और उन पर होने वाले उपज को, यानी उस पर जो टैक्स वसूली करते थे, उसी को हम लोग भू राजस्व प्रणाली कहते हैं। इतना बात कंफर्म आप लोग हो चुके होंगे। इसके पीछे कारण था कि अगर हम टैक्स का वसूली करते थे 2-3-4 फ़ायदा था हमारे पास। तो सबसे पहला फ़ायदा था ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विस्तार और तुझगन, यानी उसका विस्तार बढ़ाना। यानी अगर अंग्रेज़ था यहाँ, जब ब्रिटिश सरकार यहाँ आया तो टैक्स लेगा, तब नहीं अपनी व्यवस्थाओं को जब उसके पास ज़्यादा विस्तार करेगा तो उसमें ज़्यादा धन चाहिए। उसको कच्चे माल की खरीदारी करनी थी यहाँ से, तो कच्चे माल की खरीदारी के लिए भी उसको धन चाहिए था। तो धन यहाँ वो किस रूप में लेगा, तो टैक्स के रूप में लेगा। फिर अधिकारियों को वेतन भत्ते, यानी जो इनके वर्कर सब यहाँ काम करते थे उसको वेतन देना होता उसके लिए। और अधिकतम भू राजस्व, और उनका टारगेट था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स का वसूली करें। तो ये 4 मुख्य कारण थे जो ब्रिटिश सरकार के समय में भू राजस्व प्रणाली आया था। अब हम बारी बारी से पढ़ते हैं सबके बारे में। अगर हम सबसे पहले बात करें तो इसकी नीति और विकास की ओर, कि इस भू राजस्व नीति और क्या क्या विकास था। तो 1765 में जब बक्सर का युद्ध हुआ था, उस समय इलाहाबाद हार गया था, क्योंकि इलाहाबाद की संधि हुई थी, क्योंकि उस समय मुग़ल साम्राज्य के जो शासक थे शाह आलम द्वितीय, वो अंग्रेज़ से यानी ब्रिटिश से हार चुके थे। और उसी समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त। दीवानी कहने का मतलब यहाँ ये हुआ कि जब बक्सर का युद्ध हार गया था भारत, यानी कि मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय, तो एक संधि हुआ था। और उसी संधि के दौरान अब अंग्रेज़ के पास इतना हुकूमत हो गया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में वो अपना टैक्स का वसूली कर सकता था, पहला। दूसरा था, इनका मूल उद्देश्य ही था भू राजस्व संग्रह में वृद्धि करना, जितना ज़्यादा हम टैक्स वसूल करके जमा करें। और तीसरा काम था कि इनके परिणाम स्वरूप भू राजस्व बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की गई। तो इसमें जो चालू हुआ तो 3 तरीका से भू राजस्व प्रणाली वसूलने का तरीका था। एक सबसे पहले आया था 1793 में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। फिर दूसरा आया था व्यवस्था 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था। और तीसरा आया था महलवाड़ी व्यवस्था जो 1819 में। अब हम बारी बारी से तीनों व्यवस्था को अच्छी से देखेंगे और किसके शासनकाल में उस समय कौन यहाँ का था शासक, उसके अकॉर्डिंग हम लोग शब्द को देखते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं इसमें कि कौन कौन था, तो देखिए सबसे पहले अगर हम महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में जाने तो देखिएगा, पहले हम एक बार मैंड मैप से दिखा दें, फिर हम सबको बारी बारी से पढ़ेंगे। अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, सब देखिए। अगर हम सबसे पहले पढ़ा आपको अस्थाई बंदोबस्त आया था, तो अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली की व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बनारस डिवीज़न के अंतर्गत जितने सारे शहर आते थे, यहाँ पर अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली की प्रक्रिया लागू किया गया था। इसके बाद आया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। दिख रहा होगा आपको, दक्षिण भारत
यानी कि मालवार, कुटुम्बन, मद्रास तथा बम्बे के लिए ये नियम लगाया गया था। और महालवारी जो था, जितना गंगा घाट यानी भारत के उत्तर पश्चिम प्रांत यानी पंजाब उंजाब जो आता था इस एरिया में, ठीक, वहाँ आपका महालवारी व्यवस्था लगाया गया था। अब हम बारी बारी से सारी व्यवस्था को देखते हैं, एक एक व्यवस्था को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला अगर हम व्यवस्था की बात करें, अगर हम सबसे पहले व्यवस्था की बात करें तो यहाँ देखिएगा, कह रहा है कि ब्रिटिश कालीन भू राजस्व प्रणाली में सबसे पहले अगर अस्थायी बंदोबस्त की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत सबसे पहले कौन किया था। आरंभकर्ता का नाम क्या था? तो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। जस्ट पीछे चर्चा किए 1793 1793 में चर्चा किया था। अस्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला कौन कौन सा राज्य था? तो बंगाल था, बिहार, उड़ीसा और वर्तमान में उत्तर प्रदेश, बनारस संभाग, कर्नाटक, सब क्षेत्र इसमें आता था। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ, एक क्वेश्चन तो ये आपका सबसे वीवीआई हुआ, पूरा भारत में कितना % ऐसा भूभाग था जहाँ पे अस्थायी बंदोबस्त की प्रक्रिया कराया गया था? याद रखिएगा 19% ही बस जगह था जहाँ पर अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था कराया गया था। इसको लागू करने का क्या क्या कारण था, उसको समझिए। कह रहा है कि भू राजस्व की अधिकतम राशि अस्थायी रूप से प्राप्त करें, खुद ज़्यादा से ज़्यादा हम टैक्स को वसूली करें। शक्तिशाली समर्थन और बल का निर्माण, यानी जितना ज़्यादा हम टैक्स लेंगे अपने हम मोर्चा को ज़्यादा मजबूत करेंगे, शक्तिशाली बनाएंगे, समर्थन करेंगे। क्योंकि उस समय जो ब्रिटिश का शासन था वो ब्रिटिश सरकार, जमींदार और किसान, 3 मध्य व्यक्तियों के बीच अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। और प्रशासनिक कठिनाई से बचते हुए आर्थिक हित की पूर्ति और करना था। यानी कि जो भी प्रशासनिक कहने का मतलब, पहले हम इस नीचे वाले टॉपिक को अगर एक्सप्लेन कर दें, इसको पहले समझिएगा। जैसे अस्थायी बंदोबस्त जो था वो 3 तरीका से, अगर इसको पूछे कि क्या इसका शेड्यूल था ये असेंडिंग में, तो सबसे ऊपर होता था ब्रिटिश सरकार, उसके नीचे जमींदार और तब होता था किसान। तो इसमें रूल क्या था कि ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट किसान से टैक्स नहीं लेता था, वो टेंडर देता था जमींदार को, और जमींदार जो है किसान से टैक्स वसूली करता था, है ना। तो इसमें अगर देखिए सारा काम अगर हम जमींदार को दे देंगे तो क्या इसमें प्रशासनिक सेवा का काम हुआ? नहीं ना, क्योंकि हम तो इसमें ना पुलिस फोर्स कोई जरूरी ही नहीं है, क्योंकि हम जमींदार से हम टैक्स लेंगे। तो यह प्रशासनिक कठिनाइयों से बचने का आर्थिक हित की पूर्ति था और किसी का विकास करना था। तो याद रखिएगा, अस्थायी बंदोबस्त में 3, जिसका अगर पदक्रम क्रम पूछे क्रम में, तो सबसे पहले था ब्रिटिश सरकार, वो जमींदार और फिर किसान थे। अगर नीचे से पढ़िए तो सबसे पहले किसान टैक्स देगा जमींदार को, और फिर जमींदार उस टैक्स को कुछ % रख के और ब्रिटिश सरकार को दे देता था। तो ये हम लोग का उस समय का अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था थी। अगर आगे देखिए अस्थायी बंदोबस्त में, और अगर इसमें बात कर देखिए तो इसमें का टैक्स का कुछ रूल था। रूल क्या था? तय कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त जो था ना, इसमें कुछ प्रावधान था। प्रावधान क्या था? सबसे पहले कि जमींदार को भूमि स्वामी माना और लगान समझौता किया। देखिए अब इसमें जो है ना टैक्स, समझा पीछे चर्चा कर लिए ना कि टैक्स जो है वो ब्रिटिश सरकार आपसे खुद नहीं लेगी, किसान टैक्स जमींदारों को देगा, और फिर जमींदार जो है वो टैक्स किसको देता था? तो अंग्रेज को देता था, ब्रिटिश सरकार को। इसमें एक रूल था, यानी कि जमींदार का हिस्सा 10/11 और 1/11 का भाग, यानी कि ऐसे समझिए आप कि अगर आप 11 रुपया अगर दे रहे हैं टैक्स, तो उसमें से 10 रुपया जो होगा वो ब्रिटेन सरकार का हो जाएगा, और 1 रुपया जो होगा उस जमींदार, यानी टैक्स इस तरह से होता था। अगर आप 11 रुपया वसूली करते हैं किसान से, तो आप 10 रुपया दे दीजिए ब्रिटेन सरकार को, और 1 रुपया आप खुद रख लीजिए। इसी को बोला गया राजस्व का 10/11 भाग अंग्रेज और 1/11 भाग जमींदार को प्राप्त होता था। याद रखिए, क्वेश्चन कभी कभी बनता है। सरकार और जमींदार का हिस्सा निर्धारित था। इसमें वही ना, मतलब जस्ट बताएं कि इसमें फिक्स था कि अगर इतना वसूली कीजिए, यानी जो भी होगा उसका 1% यानी 10, उसका 10वां भाग में अंग्रेज का होता था, और 1 जो होता था किसान का होता था। इस तरह से हिस्सा आपका बटा हुआ था, तो टेंशन था। दूसरा था कि भू राजस्व भुगतान न होने पर भूमि नीलामी का प्रावधान था, जिसको हम लोग सूर्यास्त कानून का, जैसे अगर कोई जमीन नहीं दे रहा है, मतलब टैक्स नहीं दे रहा है, तो उस जमीन का क्या होगा? भूमि का नीलामी होगा, और फिर दूसरा किसान उस पर खेती करेगा। इस तरह से प्रक्रिया था। जमीन को खरीद बिक्री योग्य बनाने गया और किसान को परंपरा का अधिकार समाप्त कर दिया, यानी कि जमीन कौन खरीद है कौन नहीं है इसके योग बनाया गया, और यहाँ किसान का परंपरा खत्म था, क्योंकि किसान से अंग्रेज को कोई वास्ता नहीं था, वो जमींदार से मतलब होता था, यानी किसान का यहाँ वैल्यू खत्म था।
इतना इसका प्रावधान था। क्या? अस्थाई बंदोबस्त प्रक्रिया का प्रावधान था। एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एकदम शॉर्ट है, वन शॉर्ट माइंड मैप नोट है, एक बार इसको देख लीजिएगा, सारा का सारा आपका कवर हो जाएगा। आगे अगर हम जाने इसमें कि ब्रिटिश कालीन भूभाग प्रणाली में अस्थाई बंदोबस्त के कुछ सकारात्मक प्रभाव थे, कुछ का नकारात्मक प्रभाव भी हुआ था। सकारात्मक प्रभाव था कि नियमितता, यानी बाढ़ हो, सूखा हो, अकाल पड़े, चाहे किसी भी तरह का कोई भी दुष्प्रभाव पड़ेगा, उससे टैक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपको टैक्स हर हाल में देना है। निष्ठावान वर्ग का उदय कहने का मतलब यहाँ हुआ कि देखिए, जमींदार लोग सभी अच्छे व्यक्ति थे, और जब जमींदार ही निष्ठावान वर्ग उदय हुआ, क्योंकि जमींदार टैक्स देता था, सबसे ज़्यादा संपर्क जो अंग्रेज को था वो जमींदार से ही था। व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ, क्योंकि टैक्स सबको देना था। जमींदार वर्ग को लाभ हुआ, उससे मध्यम वर्ग का उदय हुआ। देखिए, यहाँ इस बात का मतलब हुआ कि जमींदार वर्ग का लाभ इसलिए हुआ क्योंकि जमींदार लोग का काम था, वो ज़्यादा शोषण करते थे किसान को, तो वहाँ से टैक्स लेना, फिर अंग्रेज को देना। और देखिए, यहाँ का मध्यम वर्ग का उदय का मतलब कि आज देश के आज़ाद में अगर किसी का अहम भूमिका था तो इस मध्यम वर्ग के लोग का ही भूमिका था, क्योंकि इनको ना अंग्रेज का पूरा ब्रिटिश कालीन जो सिस्टम था इनको समझ में आ गया था, और इन्हीं लोग के वजह से 1857 की क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई थी, क्योंकि ये लोग अंग्रेज के सिस्टम, ब्रिटेन सरकार का सिस्टम को ये लोग समझ चुके थे। इसी वजह से ये सब सारी कहानियाँ चालू हुई। दूसरे लास्ट था कृषि का विस्तार और बंजर भूमि का विकास, यानी कि जो भी बंजर भूमि था वहाँ भी खेती होने लगा, क्योंकि टैक्स सरकार को देना था। और इसका आप देखिए नकारात्मक प्रभाव, अब हुआ किसान ऋणग्रस्त भूमि का बेदखल। अब देखिए, अगर आप टैक्स नहीं दे रहे हैं तो आपके ऋण के रूप में फिर नेक्स्ट टाइम आपको चुकाना होगा, ये नकारात्मक प्रभाव था। सरकार की आय स्थिर रही, यानी कि अब कोई कितनों कमाए नहीं कमाए, सरकार का जो ऋण था, यानी कि उसका टैक्स आ रहा था वो फिक्स था। अनुपस्थिति जमींदार का प्रथा का विकास हुआ, जो जमींदार अनुपस्थित है उसका एक्स्ट्रा होता था। और ग्रामीण गरीब में वृद्धि, यानी कि अब जब टैक्स देना ही था तो क्या था, देश में गरीबी बढ़ना फिक्स था कि होना ही था। तो ये था अस्थाई बंदोबस्त की बात। अब अगर हम आगे बात करेंगे तो अगला हमारा टॉपिक है, ठीक, रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब यहाँ से 2-3 चीज़ फिर से क्वेश्चन पहला बनता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो था कानून था, इसके जन्मदाता कौन थे? पहला पॉइंट तो टॉमस मुनरो थे। अलेक्जेंडर रीड पूछा जाता है, ज़्यादातर नाम आता है टॉमस मुनरो के बारे में। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो लागू किया गया था कब? तो 1792 में अलेक्जेंडर रीड ने, ठीक, बराम महल जिले में पहली बार ये नियम को लागू किया, कौन? रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। तीसरा तो इसमें है कि 1820 में मुनरो जो है इससे कहाँ लागू किया था? तो मद्रास में लागू कर दिया था। और इसका विस्तार कहाँ था? हम बताते दक्षिण भारत में, ऊपर से मुंबई हो गया, मद्रास हो गया, कुटुम्बर हो गया और मालवाड़, वहाँ इसका विस्तार जगह था। और हम चर्चा किए थे अस्थाई बंदोबस्त में 19% के बारे में ना, पूरा भारत का 19% जो जगह था, हिस्सा था, वहीं हम लोग अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था था। तो सेम वैसा ही यहाँ कितना था? तो यहाँ 51% जो भूमि है, 51% उस पर ही दिया गया था व्यवस्था। ब्रिटेन सरकार जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था 51%। दूसरी बात, वहाँ हम लोग पढ़े थे सबसे ऊपर होता था ब्रिटेन सरकार, तब होता था जमींदार, तब होता था किसान। लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो रूल लगा इसमें 2 ही क्रम था, ब्रिटिश और रैयत, यानी कि इसमें जो था ना ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट किसान से संपर्क में था, इसमें बीच में कोई नहीं आया, यानी जमींदार को इसमें से हटा दिया गया और ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट किसान से मिलकर, यानी जिसके, और उसी से अपनी व्यवस्था को यहाँ चलाने का कोशिश किया गया था। इसी को कहा जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। अस्थाई बंदोबस्त में 3 टर्म का था, पहले ब्रिटिश सरकार, फिर जमींदार, तब किसान, और यहाँ था ब्रिटिश सरकार और तब था रैयत यानी कि किसान। अगर इस व्यवस्था की बात करें हम तो देखिए, इसमें कुछ लागू करने का कारण क्या था कि अस्थाई जो था आपका इसमें अस्थाई राजस्व का बजाय अधिकतम राशि वसूली, यानी कि कोई इसमें टैक्स फिक्स नहीं था, क्योंकि परसेंटेज जमींदार को देना नहीं था। आप अपने हिसाब से टैक्स का वसूल कीजिए, कभी ज़्यादा तो कभी कम। रिकॉर्ड का विचारधारा, यानी कि हर बार रिकॉर्ड होता था किसका उपज कितना, नहीं सब होता था। दक्षिण भारत में पर्याप्त संख्या जमींदार, दक्षिण भारत में एक रूल था, इससे फ़ायदा ये था कि दक्षिण भारत में बहुत सारे जमींदार थे जो अनुपस्थित थे, तो वो सारा किसान और ब्रिटिश सरकार को हुआ करता था। और दूसरी कारण था वहाँ निरंतर कृषक विद्रोह होता था, किसान आपस में लड़ते थे, तो वहाँ हमेशा ये विद्रोह इसमें चलता रहता था।
अगर हम इसकी व्यवस्था की बात करें कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या क्या विशेषता था, क्या उसका सकारात्मक प्रभाव था और क्या उसका नकारात्मक प्रभाव की बात करें, तो इसकी विशेषता की बात करें तो हम जस्ट चर्चा किए ऊपर में कि इस व्यवस्था में ब्रिटिश और किसान ये दोनों आपस में खुद के संपर्क में थे, बीच में जमींदार नहीं था। यानी कि पहला पॉइंट आपका कह रहा है कि राजस्व के लिए रैयतों के लिए साथ क्या था, प्रत्यक्ष समझौता हो गया था डायरेक्ट किसान से, यानी जिसका है उससे संपर्क, इसमें बीच में जमींदार नहीं आया था। भूस्वामियों के मालिकाना हक खत्म, यानी कि जो जिनका भूमि का जो मालिक था उससे संपर्क सीधे खत्म हो गया था, क्योंकि ब्रिटेन सीधे किसान से बात करता था। लगान की दरें जो थी अस्थायी थी, यानी वहाँ फिक्स था, नया फिक्स नहीं था। अस्थायी करने का मतलब ज़्यादा और कम कभी भी हो सकता था। प्राकृतिक आपदा में स्थिर में राजस्व राहत का प्रावधान, जैसे अगर किसी साल बाढ़, भूकंप, चाहे किसी तरह का समस्या हो गया, फसल का जलना, बर्बाद हो जाना, बाढ़ से ग्रस्त हो जाना, इसमें क्या सिस्टम था कि प्राकृतिक आपदा से अगर आपका फसल बर्बाद हो रहा है तो उसमें आपको टैक्स का राहत दिया जा सकता था, जबकि वहाँ नहीं था अस्थायी बंदोबस्त में। और 30 वर्ष के लिए लागू की गई दर में 1/3 निश्चित की गई थी, यानी कि इसमें 30 वर्ष के लिए बांध दिया गया था कि आपको इतना दर आपको निश्चित करना है। इसका सकारात्मक क्या क्या फ़ायदा हुआ, तो कृषि आय में वृद्धि हो गया, क्योंकि अब इसमें ज़मींदार बीच का नहीं था, बिचौलिया खत्म हो गया। तो बिचौलिया मतलब बिचमानी जो करता था जमींदार, उसको साइड कर दिया गया। और किसान से प्रत्यक्ष संबंध, यानी कि जो ब्रिटेन का जो ब्रिटिश जो व्यक्ति थे उनको किसान से डायरेक्ट संपर्क हो गया था। उसका नकारात्मक प्रभाव क्या क्या पड़ा, तो उसमें था कि ऋण नहीं था। यहाँ क्या है कि अगर आप इस बार टैक्स नहीं दिए तो आपको ऋण के माध्यम से किसान देता था टैक्स का। अब कभी कभी टैक्स कम है, कभी ज़्यादा, क्योंकि डिपेंड करता था ब्रिटेन सरकार पे। दूसरा था प्रशासनिक भार, क्योंकि अब जो वसूली करता था वो प्रशासनिक, उसका पुलिस सब आता था खुद वसूली करने, तो उसका ज़्यादा प्रेशर था। और लगाने की दर जो थी अनिश्चित थी। अनिश्चित का मतलब कोई फिक्स नहीं था कितना देना है ना। तो ये सब सारी समस्याएं थी। चलिए अब हम पढ़ते हैं महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में। ये हमारा तीसरा व्यवस्था है। इस व्यवस्था को लागू करने वाला जो व्यक्ति था, ठीक, वो था हॉल्ट मैकोजी। ठीक, 1819 ईस्वी में इसको लागू किया था। गंगा घाटी भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत, मध्य भारत का कुछ भाग और पंजाब में इसको लागू किया गया था। अब अगर हम बात करते इसको, तो इसमें देखिए वहाँ सबसे पहले पढ़े थे कि अस्थाई बंदोबस्त में भी हम पढ़े थे कि सबसे पहले होता था ब्रिटेन, ब्रिटिश सरकार, फिर जमींदार और किसान। रैयतवाड़ी व्यवस्था है पढ़े कि ब्रिटिश सरकार सीधे किसान से मिलता था, लेकिन यहाँ फिर 3 स्टेप आ गया। और इस महलवाड़ी व्यवस्था में सबसे ऊपर होता था ब्रिटिश सरकार, और यहाँ आ गया गांव का मुखिया, और तब लास्ट में आता था किसान। ये भी 3 स्टेप में चला गया। अगर इस देखिएगा तो पूछता है सेंडिंग ऑर्डर से। पहले वाला है पढ़ा है अस्थाई बंदोबस्त में 19% पूरा भारत का ज़मीन का 19% पे ही हम लोग अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था का टैक्स वसूली करते थे। रैयतवाड़ी वाला व्यवस्था में हम बताया कि आपको 51% जो है ज़मीन पे हम लोग टैक्स वसूली करते थे। और यहाँ कितना है, तो यहाँ लगभग ब्रिटिश सरकार जो है कितना, तो 30% जो है, 30% ज़मीन पे है ना, बीस व्यवस्था को लागू किया गया था। यह लागू हुआ था तो बता ही दी, गंगा घाटी, उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत के पश्चिमी प्रांत, मध्य भारत के कुछ और पंजाब में ये लागू हुआ था। कौन किया था, तो हॉल्ट मैकेजी द्वारा ये रूल लाया गया था। अगर आगे हम इसके बारे में जानें, देखिए इस व्यवस्था में बहुत सारी बातें थी, कुछ विशेषताएं थी, इसकी फीचर्स के बारे में देखें। तकारा महलवाड़ी प्रणाली के तहत भू राजस्व पर पूरे गांव न कि जमींदार की ओर से मुखिया द्वारा किसान को, यानी कि यहाँ वही बात कि वहाँ जो जमींदार था, जमींदार ना होकर वहाँ मुखिया को बना दिया गया मेन, कि मुखिया जो है गांव के किसान से टैक्स को वसूल करके और क्या करेगा, तो वो ब्रिटेन सरकार को टैक्स देगा। यह लंबे समय तक क्या था, अस्थायी नहीं था, बल्कि इसका समय समय पर पुनः मूल्यांकन, यानी कि इसमें क्या है कि अंग्रेज जो है, ब्रिटेन सरकार बार बार यहाँ मूल्यांकन करता है कि टैक्स कौन कितना दे रहा नहीं है, क्या है इसका, वो हमेशा मूल्यांकन करता था। इसमें इसे जमींदारी प्रणाली का एक संशोधन रूप माना, जमींदार जो था उसमें संशोधन के लिए एक ऐसा रूप दिया गया था। और इसमें मध्यम वर्ग का अभाव था। मध्यम वर्ग का मतलब जमींदार तो इसमें था ही नहीं, किसी को आप मुखिया बना दीजिए, बोलिए कि टैक्स वसूली करे। मध्यम वर्ग में जमींदार था। और यही सब वजह से 1857 क्रांति का युद्ध हुआ था, इसका पीछे का मेन यही सब कारण था। आगे आइए, अब इस व्यवस्था में कुछ अगर और हम बात करें, इसमें क्या क्या इस व्यवस्था में कमी क्या क्या हुआ इसके बारे में देखिए। अब मुखिया को वसूली करने को मिला गया। कई बार कंपनी को
जो वसूली करता था टैक्स का, तो जितना टैक्स नहीं होता था उससे ज़्यादा खर्चा उसको लगाता था टैक्स को वसूली करवाने में। पहला व्यवस्था गड़बड़ा गया कि टैक्स वसूल रहे हैं 10 रुपया और टैक्स 10 रुपया वसूलने के चक्कर में 20 रुपया खर्चा हो जा रहा है, पहला कमी था। दूसरा था कि राजस्व की दरें बहुत अधिक थी जिसमें किसान भारी बोझ पड़ता था, यानी कि टैक्स अपने पे फिक्स था कितना लेना कितना, तो टैक्स दे नहीं पाता था किसान। और तीसरा था गांव के मुखिया लगान वसूलते थे और धीरे धीरे वे किसान को शोषण भी करते थे, यानी मुखिया जो है वो किसान से वहाँ था ना ऊपर सबसे पहले अस्थाई वाला में कि जमींदार शोषण करता था, सेम उसी तरह से मुखिया भी यहाँ शोषण करने लगा था। ये इसमें कमी था। इसी के साथ आपका ब्रिटेन कालीन का भू राजस्व प्रणाली का हम जो टॉपिक बताए इसमें मेन टॉपिक हुआ जो आपके एग्जाम के पर्पज़ से माइंड मैप या कहिए वन शॉट वीडियो से आप इसको देख के पूरा कर सकते हैं। सभी लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।